साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर जो विजन आईएएस कोचिंग है, उसकी जो यूपीएससी 2021 के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके टेस्ट को हम लोग टेस्ट सीरीज को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देख रहे हैं। तो ये पहला टेस्ट सीरीज है, मतलब पहला टेस्ट है जो कि आपका इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अभी तक इसका जो पहला पार्ट था उसमें 25 क्वेश्चन को पूरे बृहद व्याख्या के साथ हम लोगों ने देखा था। अब उससे आगे के जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे और पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, जो कि है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि नीति आयोग यह एक संविधानेतर निकाय है। दूसरा, यह निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, ना कि तकनीकी परामर्श। तीसरा, यह एक सहयोगात्मक और आधार से शीर्ष अर्थात बॉटम अप दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो आप देखें, इसमें जो पहला कथन है वो एकदम से सही है कि यह संविधानेतर निकाय है। मतलब ये ना ही एक संवैधानिक निकाय है, ना ही सांविधिक निकाय है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, उससे हटके यह गैर सांविधिक निकाय है, इसलिए इसे संविधानेतर निकाय कहेंगे। दूसरा चीज, जो दूसरा कथन इसका, यह गलत है। तीसरा कथन, यह एक सहयोगात्मक और आधार से शीर्ष अर्थात बॉटम अप दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो नीति आयोग को योजना आयोग की बात ही जो है भारत सरकार के कार्यकारी संकल्प अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित किया गया था। नीति जो योजना आयोग था इसके पहले, उसको वो भी कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, ना ही आपकी कोई सांविधिक निकाय था, मतलब ना ही किसी एक्ट के माध्यम से उसको लाया गया था। और योजना आयोग की जगह पे 2015 में नीति आयोग को लाया गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही सांविधिक निकाय है। दूसरे शब्दों में यह एक संविधानेतर अथवा गैर सांविधिक निकाय है। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरे कथन के लिए देखें तो नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीतिगत विचार मंच है जो निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक दीर्घकालिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने के साथ साथ नीति आयोग केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी परामर्श भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो लिखा है कि तकनीकी परामर्श नहीं प्रदान करता है, तो तकनीकी परामर्श भी प्रदान करता है। तो इसीलिए दूसरा कथन गलत है। वहीं योजना आयोग की कार्य प्रणाली के विपरीत नीति आयोग सहयोगात्मक और आधार से शीर्ष बॉटम अप नीचे से ऊपर की तरफ, जो कि योजना आयोग जो है ऊपर से नीचे की ओर चलता था। ठीक है, टॉप अप दृष्टिकोण अपनाता था, टॉप डाउन अप्रोच अपनाता था, और ये जो है बॉटम अप दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे है कि पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 रियासत दी गई, हमें बताना है कि इनकी एकीकरण की विधि कौन सी रही, इसमें कौन सा जो मेल है वो सुमेलित है। तो आप देखें, हैदराबाद में आपको पता होगा जन्म संग्रह नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे सैन्य कार्रवाई की गई थी। जूनागढ़ में जन्म संग्रह किया गया था, तो पहला दूसरा सुमेलित नहीं है। जबकि कश्मीर में ये विलय पत्र के माध्यम से इसका एकीकरण किया गया था। तो आपका केवल 3 जो है ये सही, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाता है। यदि इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो स्वतंत्रता के दौरान भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां मौजूद थीं। मतलब कि एक ब्रिटिश प्रांत थे, मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन, और दूसरे थे देशी रियासत। देशी रियासत का मतलब देशी शासकों के शासन के अंतर्गत, परंतु ब्रिटिश राजशाही की सर्वोच्चता के अधीन होते थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र एवं पृथक संप्रभु राष्ट्रों, मतलब कि भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, तथा जो देशी रियासतें थीं उनको 3 विकल्प दिए गए, या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या स्वतंत्र रहें। तो भारत की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जो 552 रियासतें थीं, इनमें से जो 549 थे, मतलब 3 को छोड़ करके जो 549 थे, ये जो भारत में शामिल हो गए। जो 3 रियासतें थीं आपकी हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन्होंने भारत में सम्मिलित होना अस्वीकृत कर दिया। कुछ समय पश्चात हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के माध्यम से,
जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में सम्मिलित किया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ महोत्सव दिए गए और उससे संबंधित राज्य दिया गया है, हमें बताना है कौन सा सुमेलित है। तो पहला है आबूबाची मेला, ये आपका असम का है, तो ये सही सुमेलित है। चैत्र यात्रा, ये उड़ीसा का है, ये भी बिल्कुल सही है। विशु, विशु जो है आपका, यह उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि केरल का है, तो यह सुमेलित नहीं है। रंगोली बिहू, ये झारखंड में नहीं बल्कि असम में होता है, तो आपका चौथा भी सुमेलित नहीं है। तो पहला और दूसरा ही केवल सुमेलित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन जो है 1 और 2 सही हो जाता है। अब थोड़ा सा ये जो मेले हैं, महोत्सव हैं, इनके बारे में चर्चा कर लें। तो सबसे पहले आबूबाची मेले के बारे में बात करें तो यह गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पीठासीन देवी के वार्षिक रजो धर्म का प्रतीक उत्सव है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भारत के पूर्वी हिस्सों में अर्थात नॉर्थ ईस्ट में प्रचलित तांत्रिक शक्ति पंथ से घनिष्ठतापूर्वक संबंध है और इसे अमेठी या तांत्रिक उर्वरत्व महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। कामाख्या मंदिर जो है ये आपका असम में नीलांचल पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी की अभिमुख दिशा में, ठीक है, अभिमुख मतलब उसकी तरफ की दिशा में अवस्थित है। तथा इसके अलावा ये जो अभी आपका आबूबाची मेला है, इसके अलावा केरल के अलेप्पी मेला, अलेप्पी मंदिर है, अलेप्पी, ठीक है, अलेप्पी जिले के चेंगनूर महादेव मंदिर, सॉरी आपका अलेप्पी जिला मंदिर नहीं, अलेप्पी जिले के चेंगनूर महादेव मंदिर, जिसे भगवती मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ पर भी जैसे कि आपके आबूबाची मेला जो कामाख्या मंदिर है, यहाँ वार्षिक रजोधर्म का उत्सव मनाया जाता है, वैसे ही आपके केरल का जो चेंगनूर महादेव मंदिर है वहाँ भी इस प्रकार की परंपरा प्रचलित है। दूसरा था आपका चैत्र यात्रा, चैत्र यात्रा, इस महोत्सव का आयोजन जो है उड़ीसा के तारा तारणी पहाड़ी मंदिर में किया जाता है। यह तीर्थ स्थल ऋषिकुल्ला नदी के तट के निकट एक पहाड़ी के शिखर पर अवस्थित है। ऋषिकुल्ला जो स्थान है, जो नदी तट है, ये ओलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल भी है। अब विशु मेले के बारे में बात करें, या जो विशु त्यौहार है यह केरल में मनाया जाता है। इस महोत्सव में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। रंगोली बिहू के बारे में बात करें तो यह असम में मनाया जाता है। रंगोली बिहू को बोहाग बिहू भी कहा जाता है और यह असमिया नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है। असम के लोगों के द्वारा वहाँ पर वर्ष में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, मतलब 3 बार बिहू मनाया जाता है जो कृषि के विभिन्न चक्रों से संबंधित है। पहला होता है जनवरी में, जिसे भोगाली या माघ बिहू कहते हैं, जनवरी या माघ का महीना, तो भोगाली या माघ बिहू जो कि जनवरी में होता है। वहीं दूसरा होता है बोहाग या रंगोली बिहू, ये आपका अप्रैल में होता है। और तीसरा है अक्टूबर में मनाया जाने वाला कोंगाली बिहू, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ 29 की तरफ चलते हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो देखें, तो पहला है कि कैग जो है भारत की संचित निधि का लेखा परीक्षण करने हेतु अधिकृत है, तो सही बात है। बी है कैग भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। सी है कि कैग केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। डी है कैग को उन्हीं आधारों और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास 4 कथन है, हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो आप देखें तो कथन जो आपका सी है, सी ऑप्शन आपका ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अब कैसे गलत है इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले कैग के बारे में बात करते हैं। तो संसद व संविधान द्वारा निर्धारित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के कर्तव्य और कार्यों को देखें क्या है। तो जो कैग है यह संघ की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ शासित प्रदेश की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों से संबंधित जो भी व्यय होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उनसे संबंधित लेखाओं का परीक्षण करता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, संघ की संचित निधि, राज्य की संचित निधि और ऐसे संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, ठीक है, जैसे कि आपका चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी हो गया,
इसके अलावा कैग जो है संघ एवं प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं में से किए गए सभी संव्यवहारों का लेखा परीक्षण करता है। इसके अलावा कैग संघ या राज्य के राजस्वों से जो रेवेन्यू है उससे पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों और जो भी ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण है वह सरकारी कंपनियों के लेखाओं का लेखा परीक्षण भी करता है, जिनको मतलब कि सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा कैग जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं का भी लेखा परीक्षण करता है, जैसे कि स्थानीय निकायों के लेखाओं का लेखा परीक्षण। इसके साथ ही कैग जो है संघ सरकार के लेखाओं से संबंधित अपने लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति और राज्य सरकार के मामले में राज्यपाल को के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों में और राज्यपाल जो है राज्यों के मामले में राज्य विधानमंडल के समक्ष उन्हें रखवाएगा। इसके अलावा कैग जो है संसद की लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति है, एक प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, तो जो लोक लेखा समिति है इसके मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। तो कई बार पूछा जाता है कि कैग किस समिति के मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है, तो उसमें प्राक्कलन समिति होता है, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति है और आपका लोक लेखा समिति। तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति से संबंधित होता है। इसके अलावा कैग जो है राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण का कार्य करता है, जो कि यहाँ सी में लिखा है, परंतु वर्ष 1976 में कैग को संघ सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण के संबंध में उसके उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। मतलब यहाँ पर जो यदि केंद्र ना लिखा होता तब तो सही था कथन, ठीक है, या राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता, परंतु केंद्र के नहीं। 1976 के पहले करता था, 1976 के बाद से नहीं करता है, इसीलिए आपका जो कथन या जो सी ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। इसके अलावा कैग के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो कैग जो है या इसकी जो पदावधि होती है, ये टेन्योर होता है, ये 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, तो दोनों याद रखिएगा, या तो 6 वर्ष की अवधि पूरी हो जाए या 65 वर्ष की आयु, वो तब तक अपने पद को धारण करता है। इसके अलावा वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने कार्यालय से किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है। साथ ही यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है या दूसरे अपने पद से हटाना, तो कैसे हटाएंगे, तो कैग को उन्हीं आधारों और उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके साथ ही सार्वजनिक निगम होते हैं उनके लेखा परीक्षण में कैग की भूमिका सीमित रही है और सामान्यतः इसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला है जैसे कि ONGC है, एयर इंडिया है आदि का लेखा परीक्षण कैग के द्वारा पूर्ण रूप से तथा प्रत्यक्षता किया जाता है। वहीं दूसरी कैटेगरी में क्या है कि कुछ अन्य निगमों का लेखा परीक्षण निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें कैग के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम के लिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी क्या है, कुछ अन्य निगमों का पूर्ण रूप से निजी लेखा परीक्षण किया जाता है और इसमें कैग की कोई भूमिका नहीं होती, जैसे कि RBI है, SBI है, LIC है, FCI है इत्यादि की। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, दिया गया है। दूसरा कि यह जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह OBC और आंग्ल भारतीय समुदायों दोनों के लिए संवैधानिक एवं विधिक रक्षा उपायों के मामलों की जांच करता है। सी ऑप्शन है NCBC आपका ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और डी ऑप्शन है कि यह भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, A, C, D सही हैं, क्योंकि ये जो है OBC के लिए संवैधानिक एवं विधिक रक्षा उपायों के मामलों की जांच करता है, परंतु आंग्ल भारतीय समुदायों की नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मंडलवाद का निर्णय कब आता है? 1992 में। तो मंडलवाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों के किसी भी वर्ग के अपर्याप्त रूप से सम्मिलित किए जाने
या अत्यधिक संख्या में सम्मिलित किए जाने या सम्मिलित न किए जाने की शिकायतों का अन्वेषण करने के लिए एक स्थायी वैधानिक निकाय गठित करने का निर्देश दिया था मंडलवाद के निर्णय में। तदनुसार उसके बाद वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद वर्ष 2018 जब इसको 1993 में स्थापित किया गया था, तब इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए एक नए अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 338 बी अनुच्छेद 338 बी को अंतर्विष्ट एवं इस हेतु निर्दिष्ट किया गया था। तो याद रखिएगा, इसके लिए नया जो आर्टिकल जोड़ा गया है क्या है, 338 बी। और इसमें बताया गया कि आयोग जो होगा ये आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनकी सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रपति के समक्ष एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और यह आवश्यकता अनुभव होने पर भी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। मतलब एक तो साल में एक वार्षिक प्रतिवेदन देना है, इसके अलावा भी यदि इसको लगता है तो इसके अलावा भी ये प्रतिवेदन दे सकता है। साथ ही आयोग का मुख्य कार्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जो ओबीसी हैं, इनके लिए संवैधानिक एवं अन्य विधिक रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और उसकी निगरानी करना है। इसके अलावा यदि हम देखें कि ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय है, इनके लिए संवैधानिक एवं विधिक रक्षोपायों के मामलों की जांच कौन करता है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित संवैधानिक और अन्य विधिक रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करता है तथा राष्ट्रपति के समक्ष अपने कार्य के संबंध में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करता है। वर्ष 2018 तक, जब तक कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, तो यही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दो हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। तो हम यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात कर रहे हैं। तो वर्ष 2018 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गों अर्थात ओबीसी के संबंध में भी और आंग्ल भारतीयों के लिए करता है, तो ओबीसी के संबंध में भी इसी प्रकार कार्यों का निर्वहन करना पड़ता था। हालांकि इसे वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो इसमें बताना है, प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखें, पहला है कि कोई व्यक्ति जो अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के पश्चात किसी भी समय भारत का नागरिक था, ओसीआई कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है। दूसरा है कि ओसीआई कार्ड धारक किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए अनेक बार प्रवेश बहुउद्देशीय आजीवन वीजा के हकदार होते हैं। तीसरा, ओसीआई कार्ड धारक लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समता के अधिकार का लाभ प्राप्त करते हैं। तो आप इसमें देखें, पहला कथन जो है ये बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी देखेंगे तो ये भी सही है, परंतु तीसरा कथन जो है कि ओसीआई कार्ड धारक लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समता के अधिकार का लाभ प्राप्त करते हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये ओसीआई कार्ड धारक को नहीं प्राप्त है। तो तीसरा ऑप्शन आपका जो है वो गलत हो जाता है, तीसरा कथन। तो इस प्रकार से केवल 1 और 2 ही सही होते हैं और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाता है। तो अब कुछ अन्य चीज़ों को भी इसमें देख लें कि जो ओसीआई कार्ड धारक हैं उन्हें जो है किसी भी उद्देश्य से भारत में आने के लिए अनेक बार प्रवेश बहुउद्देशीय आजीवन वीजा प्रदान किया गया है। वहीं ये जो तीसरा कथन गलत है, कैसे गलत है कि ओसीआई को दोहरी नागरिकता नहीं समझा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओसीआई राजनीतिक अधिकार नहीं प्रदान करता है। भारत के पंजीकृत प्रवासी नागरिक लोक नियोजन में अवसरों की समानता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भारत के नागरिक के अधिकारों के हकदार नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा, यह अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन होता है। तीसरा, यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है।
तो इसमें आप देखें तो आपका जो पहला और दूसरा कथन जो है ये सही है, ठीक है, पहला और दूसरा कथन तो सही है। अब देखते हैं कैसे सही है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब तीसरा कथन गलत है, कैसे गलत है और इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लें। तो हम देखते हैं कि मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। कालांतर में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-55 की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 350 बी, तो याद रखिएगा 350 बी किससे संबंधित है, 350 बी को अंतः स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 350 बी में क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। इस अनुच्छेद में यह प्रावधानित किया गया कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा जिसे भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो याद रखिए कौन नियुक्त करेगा, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और इसके अलावा इसे जो विशेष अधिकारी इसे संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करने और उन विषयों के संबंध में ऐसे समय अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कर्तव्य सौंपा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो तीसरा कथन था गलत क्यों हुआ था, क्योंकि यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को नहीं देता बल्कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की योग्यता, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते, सेवा शर्तें तथा उसको पदच्युत अर्थात पद से हटाने की प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि संविधान में इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कार्यकाल क्या है होना चाहिए, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें था, इसको कैसे हटाया जाएगा इसकी बात नहीं की गई है। केंद्रीय स्तर पर यह अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन होता है, इसलिए यह केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन व अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसी देश के संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन से सही है। तो देखें, पहला है कि संविधान किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों के साथ साथ व्यक्तियों और सरकार के मध्य संबंधों को भी निर्धारित करता है। तो यह पूरी तरीके से सही है। इसके अलावा यह आवश्यक नहीं है, दूसरा कथन है, यह आवश्यक नहीं कि ऐसे सभी देशों में जहां संविधान लागू है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान हो। तो यह भी सही है, ठीक है। किसी तानाशाही देश में जहां पे लोकतंत्र नहीं है वहां पर भी संविधान हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं कि वहां लोकतंत्र हो। तीसरा, संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। तो तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 1, 2, 3 ये सही हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यदि बात करें तो किसी देश का संविधान लिखित नियमों का एक ऐसा समुच्चय होता है जिसे उस देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। संविधान सर्वोच्च विधि होती है जो किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के मध्य परस्पर संबंधों के साथ साथ व्यक्तियों और सरकार के मध्य संबंधों को भी निर्धारित करती है। एक संविधान द्वारा निम्नलिखित कार्य को संपन्न किया जाता है। जैसे पहला कि संविधान जो है यह विविधतापूर्ण व्यक्तियों के लिए एक साथ रहने हेतु आवश्यक विश्वास और समन्वय विकसित करता है। इसके अलावा संविधान यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन किस प्रकार किया जाएगा और निर्णय लेने की शक्ति किस में निहित होगी। तीसरा कि संविधान सरकार की शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों को भी उपबंधित करता है तथा यह बेहतर समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है जो संविधान है। और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी देशों में जहां संविधान लागू हो वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान हो, किंतु इसका उल्टा है कि जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश हैं उन सभी देशों में संविधान होना आवश्यक है। भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा, जो चयनित प्रतिनिधियों की एक सभा थी, संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व किया था। तत्समय कोई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव भारत के सभी लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई एक कह सकते हैं सभा थी और इसका चुनाव मुख्य रूप से तत्कालीन प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ।
तो 34 है कि संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किनकी परिलब्धियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। जो आपकी कुल 12 अनुसूची है ना, तो उसमें से बताना है कि जो दूसरी अनुसूची है वो जिसमें आपका पेंशन वगैरह की बात की गई है, तो किनकी परिलब्धियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। तो आपके पास 4 चीज है: राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो इसमें आप देखें तो राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष की चर्चा है, मतलब इससे संबंधित है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित है, परंतु प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता संबंधित नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं है और लोकसभा में विपक्ष का नेता इससे संबंधित नहीं है। और चीज़ों की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दूसरी अनुसूची जो है वो निम्नलिखित लोगों की परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों आदि के प्रावधान से संबंधित। इसमें भारत का राष्ट्रपति, राज्यों का राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके भत्ते, इनके पेंशन या इनकी तनख्वाह, परिलब्धियों, विशेषाधिकारों आदि का प्रावधान जो है अनुसूची 2 में किया गया है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए मूल पारिश्रमिक वर्जिनल रिम्यूनरेशन संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट किया गया, जिसे बाद में संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो ये अनुसूची 2 में नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री से संबंधित प्रावधान मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम 1952 के दायरे में शामिल है। विपक्ष के नेता से संबंधित प्रावधान जो है संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 के दायरे में शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किनके उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है। तो आपके पास 3 यहाँ दिए गए हैं, 3 आधार: मूल अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और तीसरा है मूल कर्तव्य। तो आप देखें तो किसी विधि को शून्य घोषित तभी कर सकते जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो यहाँ केवल मूल अधिकार मतलब ऑप्शन नंबर ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 में आर्टिकल 13 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली या मतलब उसको न्यून करने वाली सभी विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है, जो कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी विधि को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकते हैं। केशवानंद भारती वाद, जो कि 1973 का वाद है, केस है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो संविधान के मूल ढांचे का एक भाग है, और इस प्रकार ऐसे संशोधन जो होंगे या जो ऐसी विधियां होंगी उनको शून्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों की बात करें तो निदेशक तत्वों की प्रकृति जो होती है गैर न्यायोचित होती है। गैर न्यायोचित का मतलब क्या है कि इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें विधिक रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। इसलिए सरकार, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार जो है ये निदेशक तत्व जो है देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। वहीं यदि मूल कर्तव्यों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों के समान ही मूल कर्तव्यों की प्रकृति भी गैर न्यायोचित है, मतलब इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। संविधान में न्यायालयों द्वारा उनके मतलब मूल कर्तव्यों के उनके प्रत्यक्ष परिवर्तन का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके उल्लंघन के विरुद्ध विधिक संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। हालांकि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके परिवर्तन के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी वो कर सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। यहाँ पे 3 वाद दिए गए, 3 केस दिए गए। हमें बताना है कि इन तीनों केसेस में क्या निर्णय थे, कौन सा सुमेलित है, ये बताना है। ठीक है, तो आप देखें पहला है शंकरी प्रसाद वाद। इसका निर्णय क्या है कि संसद किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकती है। बिल्कुल सही है ये।
दूसरा है केशवानंद भारतीवाद, मूल ढांचे के सिद्धांत की उत्पत्ति इसी में होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है मिनर्वा मिल्स के वाद, इसमें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन की बात की गई है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका तीनों सही है और आपका डी ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से सही हो जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग ये जो वाद हैं 3-4, इन वादों को थोड़ा सा डिटेल में देख लें, जिससे कि इससे संबंधित कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे प्रश्नों को टैकल कर सकें। तो संविधान संशोधन को जो है विशेष रूप से मूल अधिकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय में कई बार चुनौती दी गई। अनुच्छेद 368 368 के तहत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं, इस प्रश्न को संविधान लागू होने की 1 वर्ष के भीतर उच्चतम न्यायालय में उठाया गया। सबसे पहले कब उठाएगा? शंकरी प्रसाद मामला 1951 का, 1951 का। यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई इसमें, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान और मूल अधिकारों के संशोधन की शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है। इसके अलावा इसी में कहा कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द में केवल सामान्य विधियां शामिल है, ना कि संविधान संशोधन अधिनियम, मतलब संवैधानिक विधियां शामिल नहीं है, ऐसा इस केस में कहा गया। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम लागू कर किसी भी मूल अधिकार को छीन सकती है, न्यून कर सकती है। इस तरह की विधि को अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, तथा इस तरह की जो विधि होंगी उसको अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया इसमें। अब दूसरे बात की तरफ चलते हैं। गोलकनाथ केस की बात कर लेते हैं यहीं पर, जो कि आपका 1967 का केस है। गोलकनाथ वाद में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता इसमें था क्या कि जिसके तहत कुछ राज्यों की विधियों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, इसको चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों को लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, ट्रांसडेंटल और अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल स्थान प्राप्त है। इसलिए संसद इन अधिकारों को न तो छीन सकती है और न ही न्यून कर सकती है। संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक विधि है। यहाँ पर संविधान संशोधन अधिनियम को भी आर्टिकल 13 के तहत विधि माना गया और इसलिए इस प्रकार किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में इसे शून्य घोषित किया जा सकता है। संसद ने गोलकनाथ वाद 1967 में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्रिया में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को लागू किया और इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया और यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मूल अधिकार को छीनने अथवा न्यून करने की शक्ति जो है संसद को प्राप्त है। इस तरह के अधिनियम अनुच्छेद 13 के परिभाषा के तहत एक विधि नहीं होंगे, ऐसा गोलकनाथ वाद में कहा गया, मतलब सरकार ने बाद में किया। गोलकनाथ वाद में क्या कहा गया वो तो बता ही दिया हमने कि संविधान संशोधन अधिनियम को भी आर्टिकल 13 के तहत विधि मान लिया गया, ठीक है। और उसके बाद में संसद क्या करती है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लाती है, सुप्रीम कोर्ट के जो कह सकते हैं जजमेंट था उसको कम करने के लिए या उसके विरोध में। अब बात कर लेते हैं और आगे की। तो उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में दिए गए अपने निर्णय को बाद में उलट दिया, ओवर रूल दिया। किसमें? आपका जो केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती केस 1973 का। इसमें 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बरकरार रखा गया और निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकार को छीन सकती है अथवा न्यून कर सकती है। साथ ही उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान का मूल ढांचा या मूल विशेषता नामक एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसके तहत यह व्यवस्था दी गई कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, मतलब जो भी मूल ढांचा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसका आशय यह है कि संसद किसी भी मूल अधिकार जो संविधान के मूल ढांचे का भाग है वो छीन नहीं सकती अथवा न्यून नहीं कर सकती है। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि और क्रियान्वयन किया गया। इस मामले में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन विवाद से संबंधित मामले को भी सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर करने वाले एक प्रावधान को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद एक और केस है मिनर्वा मिल्स मामले 1980 की बात का केस है। इसमें देखें तो आपका ये वाला
उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की अपरिवर्तनीय शक्ति को अमान्य घोषित कर दिया कि संविधान संशोधन की जो है की शक्ति है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसको अमान्य घोषित कर दिया और कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का भाग है। मतलब कोई भी संविधान संशोधन आता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायिक समीक्षा जो है वो संविधान का मूल ढांचा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और नीति के निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन पर आधारित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इसमें क्या है, इसमें निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। तो यहाँ पे आपके दो कथन दिए गए हैं। पहला है सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करने वाली विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद में निहित है। दूसरा, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। तो बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है। तो इसमें पहला कथन जो है वो पूरी तरीके से सही है, परंतु दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। तो आपका यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, केवल कथन एक। अब कैसे सही होगा इसको भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। ठीक है, यह अधिकार जो है राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण भारत में मूल अधिकारों की प्रकृति और उल्लंघन दंड के संबंध में एकरूपता बनी रहे। इस दिशा में अनुच्छेद 35 के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए। कौन कौन से किए हैं कि संसद के पास यह किसी राज्य की विधानमंडल के पास नहीं है। संसद के पास निम्नलिखित मामलों में विधि बनाने का अधिकार है। जैसे किसी राज्य या केंद्र शासित अथवा स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास संबंधी जो शर्तें निर्धारित करने का कार्य वो केंद्र सरकार करेगी अर्थात संसद करेगी। अनुच्छेद 16 में कहा गया मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना। अनुच्छेद 32 सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों का निर्बंधन या निराकृत करना। अनुच्छेद 33 में। तो इसीलिए आपका जो पहला वाला कथन है वो सही हो जाता है। इसके अलावा किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किए गए कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करना। अनुच्छेद 34 के तहत। ठीक है, संसद को जो है केवल संसद को मूल अधिकारों के तहत अपराध घोषित किए गए कृत्यों हेतु दंडित करने के लिए विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, परंतु राज्य विधानमंडल के पास यह अधिकार नहीं है। अब जो विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है जो अपराध घोषित किए कृत्यों के संदर्भ में, जैसे कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के संदर्भ में अनुच्छेद 17 में है। इसके अलावा मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्सर्म अनुच्छेद 23 में ये बात कही गई है। तो इनके लिए जो आपका दंड करने के लिए विधि निर्माण का अधिकार है वो संसद के पास ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 ये है आपका कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से अधिकार या अधिकारों को संविधान द्वारा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकारों के तहत प्रत्याभूत किया गया है। पहला है कि अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार। दूसरा, अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। तीसरा, बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो यहाँ पे देखें तो आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 29 जो है यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लीप, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। याद रखिएगा 29 में धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों की चर्चा है। अनुच्छेद 30 जो है ये अल्पसंख्यकों को चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन से कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति की रकम उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार को निर्बंधित या निराकृत नहीं कर सकेगी। तीसरा, राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित किसी भी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 30 के तहत उल्लिखित अधिकार जो हैं
वो अल्पसंख्यक वर्गों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 क्या है? यह है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस हेतु आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है? केवल राष्ट्रीय आपात के लिए, केवल राष्ट्रपति शासन के लिए, या केवल वित्तीय आपात, या राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के लिए? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि केवल राष्ट्रीय आपात के लिए ही आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कहाँ कही गई है? तो अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा, यह केवल युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल को राष्ट्रीय आपात के रूप में जाना जाता है। संविधान में इस प्रकार के आपातकाल को निरूपित करने के लिए आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है तथा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपात को राष्ट्रपति शासन, जो कि आपका 356 में दिया गया है, राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है और इसे अन्य दो नामों से भी जाना जाता है, मतलब राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल। हालांकि संविधान में इस स्थिति के लिए आपात शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के लिए कह सकते हैं कि आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और तीसरा जो है कि अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में होने पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर भी आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग नहीं होता है। तो केवल ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। तो उद्देश्य का जो प्रियम्बल जो है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पद इस धारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि भारत के लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए समता, फिर बी अखंडता, सी समानता और डी बंधुत्व। तो आपका जो डी ऑप्शन है बंधुत्व, ये इसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है जो ऊपर दिया गया कथन है। तो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इसके बारे में बात करना, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बंधुत्व तो मतलब क्या होता है? फर्टेनिटी। तो बंधुत्व हुआ, तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। इसका आशय है कि हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। किसी को भी साथी नागरिक का अनादर नहीं करना चाहिए। धार्मिक विश्वास, क्षेत्रीय स्थानीय विविधताओं से परे सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक भारतीय नागरिक को समानता, न्याय और समता के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। संविधान जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था द्वारा भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त मूल कर्तव्यों जो कि अनुच्छेद 51A में किसमें दिया गया है? 51A में कहा गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व तथा बंधुत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। जो उद्देश्य का या जो प्रियम्बल है, यह संदर्भित करते हैं कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना चाहिए। पहला कि व्यक्ति की गरिमा और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता। यह ज्ञात रहे कि अखंडता शब्द को 42वें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रियम्बल या उद्देशिका में जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय आयाम शामिल हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के समक्ष सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद या अलगाववाद आदि बाधाओं को समाप्त करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मामलों में से कौन सा या से अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत मूल अधिकारों का उल्लंघन माना या माने जा सकते हैं? पहला है महिलाओं को एक नवीन सूचना तकनीक कार्यालय खोलने से निषेध करना। दूसरा, कुछ जातियों के लोगों को परंपरागत व्यवसाय करने हेतु बाध्य करना। तीसरा, सरकार के प्रशासन से संबंधित सामान्य सूचना प्रदान करने से मना करना। तो ये तीनों जो हैं, ये आपके अनुच्छेद 19 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन माने जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, तो जिससे इससे संबंधित जो अन्य प्रश्न बनेंगे उसको भी आप आसानी से टिकल कर सकें। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को जो है निम्न अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। कौन कौन से? पहला, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार। दूसरा, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरा, संगम एवं संघ बनाने का अधिकार। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर
राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। छठा, किसी भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो भारतीय संविधान जो है वो कार्य की आवश्यकता एवं इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए देश के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी निवासियों या नागरिकों हेतु किसी भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने हेतु अनुच्छेद 19 वन का जो छा है या इंग्लिश में जो जी है, तो अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत एक मूल अधिकार को स्थापित करता है। इस अधिकार का उद्देश्य संपूर्ण रूप से राष्ट्र के साथ साथ नागरिकों का कल्याण एवं भलाई करना है। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद एवं स्वतंत्र इच्छा के अनुसार रोजगार के चयन अथवा किसी भी व्यापार या व्यवसाय आदि को करने का अधिकार है, किंतु साथ ही राज्य सार्वजनिक हित में इस पर युक्त प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। किसी व्यवसाय को संचालित करने के अधिकार में व्यवसाय के स्वामी जो ऑनर है उसकी इच्छा के आधार पर किसी भी समय इसे बंद करने का अधिकार भी शामिल है। इस प्रकार राज्य किसी भी नागरिक को ऐसा व्यवसाय संचालित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। किसी व्यवसाय को बंद करने के अधिकार की तुलना व्यवसाय आरंभ करने और संचालित करने के अधिकार के साथ नहीं की जा सकती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवसाय आरंभ करने की इच्छा नहीं रखता है अथवा यहाँ तक कि उसे आरंभ करने की उसके पास कोई योजना नहीं है, तो इसके लिए उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है, वह पूर्णतः उसके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके अलावा यह जो अधिकार है आपका, यह अधिकार काफ़ी अधिक विस्तृत है क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा आजीविका प्राप्त करने हेतु आवश्यक सभी साधनों को शामिल किया गया। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित कार्य करने अथवा न करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है, जो कि आपका ये जो कथन 2 है इसमें कहा गया है। तो इस प्रकार महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ प्रकार के व्यवसाय उसके लिए नहीं, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो पहला वाला। इसके अतिरिक्त वंचित जातियों के लोगों को उनके परंपरागत व्यवसायों में संलग्न नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह विभिन्न व्यवसायों वृत्तियों के चयन की उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इसलिए उपयुक्त दोनों मामलों को अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार के उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है। वहीं सरकारी गतिविधियों के बारे में जानना अनुच्छेद 19(1) के तहत जो वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार है, इसके तहत प्रत्याभूत एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19 का 1 का ए के तहत सूचना के अधिकार आरटीआई को नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए सरकारी गतिविधियों पर सूचना प्रदान करने से मना करना अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये प्रेशर ग्रुप के बारे में। तो दबाव समूह को एक राजनीतिक दल से पृथक करने वाली अनन्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब कौन सी सबसे ऐसी विशेषता जो कि दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप और जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उनको अलग करता है, मतलब उनके बीच विभेद करता है। तो पहला है जो दल होते हैं, राजनीतिक दलों के पास राजनीतिक उद्देश्य होता है, जबकि जो दबाव समूह है इनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं, ये राजनीतिक मुद्दे नहीं उठाते हैं, तो ये बहुत सही नहीं है। दूसरा, दबाव समूहों के पास एक संगठनात्मक संरचना नहीं होती, जबकि राजनीतिक दलों के पास संगठनात्मक संरचना होती है, ये भी गलत है। दबाव समूह के पास भी संगठनात्मक संरचना हो सकती है। सी, दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और डी जो है, दबाव समूह लोगों को संगठित करने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि राजनीतिक दल लोगों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। तो ये डी वाला भी गलत है, आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, किंतु राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूह राजनीतिक सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या साझा करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं। इन संगठनों का गठन तब होता है जब एक साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में सामान्य व्यवसाय हित, आकांक्षाओं या विचारों वाले लोग एकजुट होते हैं। इस प्रकार दबाव समूह या जो प्रेशर ग्रुप है, इनके प्रायः राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं और ये सरकार पर दबाव बनाने हेतु अपने विचारों के समर्थन में लोगों को संगठित कर सकते हैं, मतलब संगठनात्मक संरचना हो सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जो फिक्की है, FICCI, फिक्की जैसे अनुभागीय हित समूहों के पास पूर्णतः परिभाषित संगठनात्मक संरचना है। जो यहाँ कहा गया कि इनके पास संगठनात्मक संरचना नहीं होती, तो इनके पास स्ट्रक्चरल बॉडी भी हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। प्राय सुर्खियों में रहा एंथोरियम जो पादप है, ये क्या है? तो
आपका ऑप्शन है यह एक घरेलू पुष्पीय पादप है जिसे निकटवर्ती परिवेश की वायु के शोधन तथा हानिकारक वायुजनित रसायनों को विस्थापित करने हेतु जाना जाता है। दूसरा बी है ये ऐसी विदेशी प्रजातियां जो अपने क्षेत्र की जैव विविधता में कमी करती हैं, ये होता है। सी है मृदा से हानिकारक धातुओं में रसायनों को अवशोषित करने वाले पादप। डी है कैंसर का उपचार करने वाला औषधीय पादप। तो इसमें देखें जो आपका ए ऑप्शन है वो सही है। कैसे सही है? तो हाल ही में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत जो है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF इंडिया ने उत्तक संवर्धन अर्थात टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से एंथुरियम की 4 किस्मों के बृहद गुणन एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन को सुविधाजनक बनाया है। एंथुरियम जो है एक घरेलू पुष्पीय पादप है जिसे निकटवर्ती परिवेश की वायु के शोधन तथा फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, टालुइन, जाइलिन और एलर्जिनस जैसे हानिकारक वायुजनित रसायनों को विस्थापित करने हेतु जाना जाता है। इसके आकर्षण, आई कैचिंग एवं सुंदर पुष्प खिलने की प्रक्रिया के कारण एंथुरियम का आर्थिक महत्व है। नासा के द्वारा जो है एंथुरियम को वायु शोधक पौधों की सूची में शामिल किया गया। मतलब आप इसे जो हाईवे होते हैं वहाँ इसके अगल बगल लगा सकते हैं, जिससे कि वहाँ जो गाड़ियों के द्वारा जो धुएं छोड़े जाते हैं उसको ये शुद्ध कर सकता है, साफ कर सकता है, वायु प्रदूषण को कम कर सकता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 44। तो ये राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में है। तो राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें आपके 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि इसे प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। दूसरा है कि यह राज्य और स्थानीय सरकारों जैसे कि ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण की समीक्षा करता है। तीसरा, आयोग के सदस्य राज्य सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते हैं। तो इसका पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, परंतु तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। 1 और 2 इसके बारे में और चर्चा कर लें। तो आर्टिकल 243I, तो याद रखिएगा राज्य वित्त आयोग की चर्चा किस में की गई है? 243I में की गई है। जबकि जो आपका राष्ट्रीय वित्त आयोग है, ये राज्य वित्त आयोग है, जो राष्ट्रीय वित्त आयोग है उसकी चर्चा किस में की गई है? आर्टिकल 280 में 280 में की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्य वित्त आयोग 243I के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा यह जो आयोग है राज्य वित्त आयोग, यह राज्य में स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति की जांच करता है और यह एक और राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य तथा दूसरी ओर ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण की भी समीक्षा करता है। और यह नौ परिवर्तन सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण स्थानीय सरकारों को किया जाने वाला वित्त का आवंटन राजनीतिक तटस्थता के आधार पर हो। तीसरी बात कि आयोग के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इसीलिए आपका ये तीसरा वाला कथन गलत था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 यदि देखें यहाँ पर, एक सेकेंड, ये बताना है यहाँ पे संवैधानिक विशेषताओं के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखें कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, यह जो लिया गया विशेषता ये कहाँ से लिया गया है? तो ये विशेषता आपकी कनाडा से ली गई है, सही है। ठीक है, दूसरा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो कि आपका आर्टिकल 108 में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, सही है। तीसरा, राज्य के नीति के निदेशक तत्व जो है ये सोवियत संघ से लिया गया, ये गलत है, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो आपका पहला और दूसरा सही है परंतु तीसरा गलत है। तो आपका ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान अपने विषय वस्तु और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है, यद्यपि इसकी विशेषताओं को विश्व के लगभग प्रत्येक संविधान से ग्रहण किया गया और साथ ही इसमें ऐसी कई प्रमुख विशेषताएं विद्यमान है जो इसे अन्य देशों के संविधान से विशिष्ट बनाती हैं। जो पहला है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है, राज्यपाल कि ना तो प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है और ना ही राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से एक विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगे आज्ञा पत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद जो आपका 155 है 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। दूसरी चीज, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। एक विधेयक को पारित करने के दौरान दोनों सदनों के मध्य उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने हेतु अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। वहीं
राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व उन आदर्शों को निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों के निर्माण करने तथा विधियों को अधिनियमित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये विधायी, कार्यकारी एवं प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश या अनुशंसाएं हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1919 के भाग हैं? पहला, इसके तहत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का हेतु प्रावधान किया गया। दूसरा, इसने प्रथम बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ किया। तीसरा, इसने दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली आरंभ की। और चौथा है, इसने प्रांतों में शासन द्वैध शासन व्यवस्था योजना आरंभ की। तो इसमें देखें, आपका जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, परंतु तीसरा वाला ये गलत है। तीसरा जो है ये गलत है। ये आपका 1935 के जो आपका लाया जाता है संवैधानिक संशोधन उसमें किया जाता है। चौथा वाला भी सही, तो 1, 2 और 4 सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा देख लें तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार यह घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इस प्रकार भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है अधिनियमित किया गया, जो वर्ष 1921 में जाकर के अस्तित्व में आता है। 1919 का अधिनियम 1921 में अस्तित्व में आता है और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय गवर्नर थे भारत के। इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है उनको देखें तो इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को विभाजित करने वाले विभाजित करके प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण को कम किया। इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया। हस्तांतरित विषयों को गवर्नर द्वारा विधान परिषद हेतु उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था। दूसरी ओर आरक्षित विषयों को गवर्नर एवं उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना प्रशासित किया जाना था। शासन की इस दोहरी योजना को द्वैध शासन के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका कथन नंबर 4 है। तो इसी से प्रारंभ होता है। इसके अलावा इसने देश में सर्वप्रथम द्विसदनीय प्रणाली और प्रत्यक्ष चुनाव को आरंभ किया। तो आपका कथन नंबर 2 सही हो जाता है। इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों, इसमें दलित वर्ग नहीं शामिल था, तो यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करते हुए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया। इसीलिए आपका कथन नंबर 3 गलत है, क्योंकि इसमें दलित नहीं शामिल था। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया और इस प्रकार वर्ष 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रहा किस्सा खवानी बाजार नरसंहार निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित था? खुदाई खिदमतगार, पुनप्रा, वायलार जो आंदोलन है, या स्वदेशी आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन रहा है इससे संबंधित रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किस्सा खवानी बाजार जो नरसंहार है इसके बारे में, तो 23 अप्रैल 1920 को किस्सा खवानी बाजार नरसंहार की 90वीं वर्षगांठ है रही थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1921 में अंजुमन ए इस्लाह उल अफगान की 100वीं वर्षगांठ है, जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन का अग्रगामी माना जाता है। जो आपका 2020 है, यह वर्ष 2021 में हुआ जो अंजुमन ए इस्लाह उल अफगान का जो घटना थी उसकी 100वीं वर्षगांठ है। इस आंदोलन को, अंजुमन ए इस्लाम उल अफगान को खुदाई खिदमतगार आंदोलन का अग्रगामी माना जाता है। खुदाई खिदमतगार जो है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध एक पश्तून अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। इसे सुर्ख पोश या लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन भी कहा जाता था। यह मूल रूप से एक सामाजिक सुधार संगठन था जिसका उद्देश्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था और रक्त रंजित शत्रुता को समाप्त करना था। इसे अंजुमन ए इस्लाह ए अफगीना, ये अफगानों के सुधार के लिए समाज के रूप में जाना जाता था। इस आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया, जिन्हें स्थानीय रूप से बच्चा खान या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का अनुसरण किया था। इस कारण से अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। खुदाई खिदमतगार के सदस्य थे, संगठित थे,
पुरुष वर्दी के रूप में चमकदार लाल कुर्ती पहनते थे, जबकि महिलाएं काले वस्त्र पहनती थीं। यह उत्तरोत्तर और अधिक राजनीतिक होता गया क्योंकि इसके सदस्यों को ब्रिटिश राज द्वारा लक्षित किया जा रहा था। वर्ष 1929 तक बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए और इसके नेतृत्व को प्रांत से निर्वासित कर दिया गया। जो इसके नेतृत्व करता थे, सहयोगियों के लिए प्रयासरत नेताओं ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संपर्क किया। वर्ष 1929 में मुस्लिम लीग द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के पश्चात आंदोलन जो है औपचारिक रूप से कांग्रेस दल में शामिल हो जाता है। और इसके बाद 23 अप्रैल 1930 को अब्दुल गफ्फार खान और खिदाई खिदमतगार के अन्य नेताओं को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के उटमानजई शहर में एक सभा में भाषण दिया। अपने अहिंसक तरीकों के लिए विख्यात अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर सहित पड़ोसी शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। खान की गिरफ्तारी के दिन पेशावर के किस्सा खवानी बाजार में विरोध प्रदर्शन हुए। भीड़ ने वह स्थान छोड़ने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सैनिकों ने भीड़ को तितर बितर करने हेतु बाजार क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रतिक्रिया स्वरूप कई प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों की हत्या करते हुए ब्रिटिश सेना के वाहन भीड़ में प्रवेश कर गए। ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे और भी लोग मारे गए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि अंग्रेजों ने बाजार में नागरिकों के विरुद्ध गढ़वाल रेजिमेंट को तैनात किया, किंतु इस सम्मानित रेजिमेंट की 2 टुकड़ियों या पाल्टून ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। प्रतिशोध में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन 2 टुकड़ियों के सदस्यों को कोर्ट मार्शल कर दिया और 8 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई। खुदाई खिदमतगारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय आजाद मुस्लिम सम्मेलन के साथ भारत के विभाजन के प्रस्ताव का सुदृढ़ विरोध किया था। इसके अलावा खुदाई खिदमतगार ये जो आंदोलन था, इसने वर्ष 1940 के लाहौर संकल्प का विरोध किया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पाकिस्तान में विलय को ना तो प्रस्तावित किया और ना ही उसे समर्थन दिया। जून 1947 में खुदाई खिदमतगारों ने बन्नू प्रस्ताव की घोषणा की। कौन से बन्नू प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि पश्तूनों को पाकिस्तान में शामिल करने के बजाय ब्रिटिश भारत के सभी पश्तून क्षेत्रों को अंगीकृत करते हुए पश्तूनिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य बनाने का विकल्प दिया जाए। हालांकि ब्रिटिश राज ने इस प्रस्ताव की मांग का अनुपालन करने से इनकार कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में खुदाई खिदमतगारों ने प्रांत के पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के संबंध में 1947 के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जन्म संग्रह का यह उल्लेख करते हुए बहिष्कार कर दिया कि इसमें जो है आपका NWFP अर्थात उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को स्वतंत्र रहने अथवा अफगानिस्तान में शामिल होने के विकल्प प्रदान नहीं किए गए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है आपका ये क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का संविधान यूपीएससी के सदस्य संख्या को निर्दिष्ट करता है। दूसरा, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया। तीसरा, पदच्युति और पदच्युत के तरीके मतलब पद से हटाने के तरीकों का आधार जो है वो संविधान में निर्दिष्ट किया गया है। तो आपका इसमें देखें तो पहला जो कथन है कि भारत का संविधान यूपीएससी की सदस्य संख्या को निर्दिष्ट करता है, निर्दिष्ट करता है, ये गलत है। जबकि जो 2 हैं, 2 और 3 ये सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 और 3 सही हो जाता है। थोड़ा चर्चा करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है, जो कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है तथा भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। हालांकि संविधान में आयोग की सदस्य संख्या को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तथा इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया, तो इसलिए पहला कथन गलत है। इसके अतिरिक्त आयोग की सदस्यता के लिए कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गई। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा संविधान जो है राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने हेतु भी अधिकृत करता है। मतलब उनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं वो 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी इसमें से पहले हो अपना पद धारण करते हैं
और इस संविधान में उपबंधित रीति से राष्ट्रपति द्वारा इनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी इनको पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? विशेषाधिकार रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखें, पहला कथन है कि निजी और सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध रिटें जारी की जा सकती हैं। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार व्यापक होते हैं। तो आप देखें, पहला और दूसरा दोनों कथन ही सही हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें तो संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के गारंटर एवं रक्षक के रूप में स्थापित किया गया। उच्चतम न्यायालय को एक पीड़ित नागरिक के मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु 5 प्रकार की रिटें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण सहित रिटें जारी करने का अधिकार है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को मूल न्याय अधिकार प्राप्त है और एक पीड़ित नागरिक बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। उल्लंघन के प्रकार के आधार पर निजी व्यक्तियों या सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध रिटें जारी की जा सकती हैं, इसलिए पहला कथन सही हो गया। इसके अलावा ये जो 5 रिटें हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लें। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों अर्थात दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। जो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये निजी व्यक्तियों अर्थात दोनों जो प्राधिकरण उनके दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। परमादेश जो होता है, यह एक आदेश है जिसे न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निकाय, निगम एवं एक अवर न्यायालय एक न्यायाधिकरण को अपने अधिकार कर्तव्यों के निर्वहन करने में विफल रहने अथवा कार्य निष्पादन से इनकार करने पर जारी किया जाता है। इसके अलावा जो प्रतिषेध की रिट होती है, प्रतिषेध की रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। वहीं उत्प्रेषण की रिट न्यायिक, अर्ध न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय के दावे की वैधता की जांच करने हेतु न्यायालय द्वारा अधिकार अपेक्षा रिट जारी की जाती है। और परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो अधिकार अपेक्षा रिट है, ये मंत्री कार्यालय या निजी कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है। वहीं उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार जो है वो अनन्य नहीं है। उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का भी अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाने का विकल्प होता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकारों में भी अंतर है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है तथा अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट, वो न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है, किंतु संसद जो है उच्चतम न्यायालय को अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। ये संसद कर सकती है कि वो उच्चतम न्यायालय को भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी, अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने का अधिकार दे दे। अब क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ 50 की तरफ चलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बनता है तो क्षेत्र के सभी निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो दोनों ही कथन गलत हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों कथन गलत कैसे हैं। तो भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों और शत्रु देशों के नागरिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी विदेशी क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार उस राज्य क्षेत्र के लोगों को विनिर्दिष्ट करती है कि वे भारत के नागरिक होंगे। ये स्वतः नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है स्वतः, तो ये स्वतः की वजह से ये जो दूसरा कथन है वो गलत हो गया था। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, जो विदेशी क्षेत्र भारत का भाग बनता है तो इसके जो निवासी होते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का एक भाग बन गया तो भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया था। इसके अलावा केंद्र सरकार एक आवेदन करने पर किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति में अवैध प्रवासी को नहीं शामिल किया गया है, तो किसी भी व्यक्ति को यदि वह भारतीय मूल का व्यक्ति है तथा जो पंजीकरण हेतु आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में सामान्य रूप से निवासी रहा हो या निवास कर रहा हो, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है या उसको भारत सरकार पंजीकृत कर सकती है। तो इसीलिए जो पहला और दूसरा कथन दोनों ही
आपका गलत था, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट किया। अभी 50 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम लोग आगे की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।